हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, ये थंबनेल एसएससी के एमटीएस से रिलेटेड 2021 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट लाया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपने अब तक जो भी पढ़ाई किया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट से आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपका कौन सा सेगमेंट कमज़ोर है, कौन सा सेक्टर आपका कमज़ोर है। यह जो प्रैक्टिस सेट होगा 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 25 क्वेश्चन होगा और ये जीके का क्वेश्चन रहेगा, जिसे आप मूल्यांकन करेंगे कि जीके में आपका क्या कमी रह गया, क्या छूट गया, कौन लेसन छूटा, किसका प्रिपरेशन करेंगे हम मार्क्स को ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ये 25 सेट का प्रैक्टिस सेट होगा और आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब, चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता के रूप में जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक फारसी कवि हैं जो दिल्ली सल्तनत में बलबन के दरबार में रहते थे। यह कवि भी थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, मतलब सभी की ये करते थे। ये बलबन के दरबार में रहते थे और भारत में जो सितार का जनक या सितार को देन इनकी देन माना जाता है या सितार का आविष्कारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, और देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बने। जी हाँ, ये वही सिराजुद्दौला हैं जो 1757 में जो प्लासी की युद्ध हुई थी अंग्रेजों के साथ, ये वही सिराजुद्दौला है जो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बने हुए थे। फिर जो 1757 में जो प्लासी की युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, तो सिराजुद्दौला के बाद बने मीर जाफ़र। फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र बन गया। अब बंगाल जो था यह अंग्रेजों के ज़माने या मुगल के ज़माने में काफ़ी संपन्न राज्य था। तो इस पर पहले तो मुगलों का राज था, लेकिन मुगल ने यहाँ पर अपना एक सूबेदार के रूप में भेजा हुआ था मुर्शिद कुली खां को। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने देखा कि मुगल की जैसी पकड़ कमज़ोर हुई, मुगल जैसे कमज़ोर हुए, वह बंगाल को एक अलग साम्राज्य के रूप में विकसित कर दिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया मुर्शिद कुली खां। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको बतला दिया। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कमिटमेंट ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की। मौलिक कर्तव्य, आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों से जानते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया किस समिति के सिफारिश पे। आपके पास 4 समिति का नाम दिया गया है और आपको सही जवाब बताना है। चलिए देखते हैं आज का सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसके आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। जहाँ अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य का होना निश्चित ही है, नहीं तो सिर्फ अधिकार से आप चीज़ों को संगलित यानी ठीक ढंग से नहीं चला सकते। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया। अब क्वेश्चन बनता है कि संविधान में जोड़ा गया तो संविधान में इसे कहाँ जगह दिया गया। तो संविधान में भाग 4 के ए में दिया गया और किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 के ए में और भाग 4 के ए में दिया गया है। जब मौलिक कर्तव्य यानी 1976 में इसे ऐड किया गया तब 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, लेकिन कालांतर में 2002 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और 10 से बढ़ाकर इसे 11 कर दिया गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ के इसे 10 से बढ़ाकर 11 किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन पौधों का अध्ययन है जिसे कई नम वातावरण में बढ़ता रहता है। पौधों का अध्ययन बताना है, प्राचीन पौधों का अध्ययन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप अपना सही जवाब लगाएंगे। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी प्राचीन पौधों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे ऐसे अध्ययन होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण है जिसको एग्जाम में देखने को मिलता है उसको मैं बता दूं। जैसे कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी।
शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, मधुमक्खी का एपीकल्चर, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसके पालन का सेरिकल्चर, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, पुष्प होता है उसको एंथोलॉजी। तो इस तरह बहुत सारा है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। तो आप ऐसे जो होगा एक बार जस्ट उसको देख लेंगे कि ध्यान में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और आपको अब बताना है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया। तो आपके पास 4 क्षेत्र दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। 8वीं अनुसूची में जितने भाषा यानी जो 22 भाषा हैं दर्ज किए गए हैं उसमें प्रकाशित होने वाली जो भी साहित्य है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के जो विजेता हैं उन्हें 15 लाख रुपया दिया जाता है। और सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को हिंदी के लिए, यानी हिंदी के क्षेत्र में पहला सरस्वती सम्मान मिला हुआ था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया है? माफ कीजिएगा ये लिखने में थोड़ा गलती है लेकिन यह राष्ट्रकूट होगा, राष्ट्रकूटास लिखा गया, राष्ट्रकूट होगा। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कौन सा मंदिर को निर्माण किया गया है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। अब राष्ट्रकूट वंश बनाए हुए थे तो राष्ट्रकूट वंश में किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश में यह एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ण प्रथम ने बनाया हुआ था। और यह कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, यानी एलोरा में है। और यह जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली में है। प्राचीन जो मंदिर बनती थी 3 शैली होती थी, द्रविड़ शैली, नागेर शैली और एक बेसर शैली। तो ये मंदिर किसकी थी? तो ये द्रविड़ शैली की मंदिर थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है और काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1942। 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त को शुरू किया गया, यानी 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन को शुरू किया गया था। यह आंदोलन जो है यह मुंबई में कांग्रेस का जो 1942 का अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में इसको शुरू करने का परमिशन नहीं लिए, गांधी जी ने इसको शुरू करने के लिए बारे में बोला हुआ था। अब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन के साथ साथ 2-3 और काफ़ी बड़े आंदोलन किए हुए थे, उसको भी जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे 1920 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया हुआ था, इसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो 1920 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1930 में एक आंदोलन किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था डांडी मार्च के द्वारा यह शुरू हुआ था और यह नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया हुआ था सविनय अवज्ञा। और ये 2 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र इनमें से कौन नहीं है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामागुंडम। रामागुंडम परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक प्लेयर का नाम दिया गया, आपको उनका खेल बतलाना है, दिव्येंदु बरुआ। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेस। यानी दिव्येंदु बरुआ एक शतरंज के प्लेयर है। शतरंज के कुछ और भी काफ़ी प्लेयर हैं जैसे विश्वनाथन आनंद, इनको तो सभी जानते होंगे, विश्वनाथन आनंद ये भी शतरंज के प्लेयर हैं। दिव्येंदु बरुआ, प्रवीण महादेव, कृष्ण शशिकरण, ये सभी प्लेयर जो हैं चेस के प्लेयर है। इनका भी नाम हो सकता है, आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको नीली क्रांति के जनक का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। अब नीली क्रांति, नीली क्रांति का मतलब क्या होता है? तो नीली क्रांति का मतलब होता है मछली का उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति आई थी, उसी को बोला गया नीली क्रांति। इसके तहत मछली के उत्पादन को काफ़ी बढ़ाया गया था। यह 1988 से 1990 के बीच में हुआ था और नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी थे और इनके साथ साथ डॉक्टर अरुण कृष्णन को भी नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो नीली क्रांति थी जो मछली से रिलेटेड है, मछली पालन से, मछली उत्पादन से। हरित क्रांति, हरित क्रांति भी काफ़ी फेमस है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति कब आया था? 1966 से 1977 में। और हरित क्रांति के जो भारत के जनक, सिर्फ हरित क्रांति के जनक बोलेगा ये वर्ल्ड वाइड है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। एक और है श्वेत क्रांति जो दूध के क्षेत्र में आया हुआ था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान का यह एक लोक नृत्य है। एक्चुअल भवाई राजस्थान का एक मटका नृत्य, आप देखते होंगे लोग अपने सर पर बहुत सारे मटके को रखते हैं, 5-10 मटके को नृत्य करते हैं, वही नृत्य है भवाई। यह राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये सब में फेमस है। और एक और राजस्थान का नृत्य क्या है? झूमर, जो आप गाना भी सुने होंगे, वो भी राजस्थान का ही नृत्य है। अगला क्वेश्चन, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? जो कोयला का खदान होता है, यानी जिस खदान से कोयला निकलते हैं वहाँ पर विस्फोट यानी आग लगता है, किस गैस के कारण? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मीथेन गैस के कारण वहाँ पर आग लगता है। मीथेन गैस का क्या फॉर्मूला होता है? मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है। यह एक अल्केन श्रेणी का गैस है, ये जलने वाली गैस है, इसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है और ये दलदली स्थानों पर भी पाया जाता है, कोयले के खदानों में पाया जाता है, जो कोयले के खदानों में विस्फोट का कारण भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन पथ का ऊपरी हिस्सा अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नामक छोटी बाल जैसी संरचना के साथ प्रदान किया जाता है, उसका नाम आपको बताना है, यानी किस संरचना के साथ प्रदान किया जाता है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिया। श्वसन में नाक भी रिस्पॉन्सिबल होता है, श्वास नली, हृदय, ये सब क्या होते हैं? श्वसन के अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है यह कितने राज्यों का राज्य पक्षी है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ का राज्य पक्षी कौन है? तो इंडियन रोलर है। और वो राज्य कौन कौन है? तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ के राज्य पक्षी कौन है? ब्लू जे या इंडियन रोलर, 4 ऐसे राज्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यह एक पुस्तक है जिसका नाम है बिकॉमिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। पुस्तक जो भी नया आता है और कोई बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा लिखा जाता है तो उसका नाम आप निश्चित रूप से याद करेंगे, वो एग्जाम में आने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। एग्जाम में हमें ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम उसको सही करके आएँ। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से नहीं होता है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा कि क्या एग्जाम में आता है, हम उस पैटर्न को फॉलो करें। तो आपका बिकमिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिशेल ओबामा। जी हाँ, बराक ओबामा की घर की हैं, बराक ओबामा की जो वाइफ है मिशेल ओबामा, उनका है पुस्तक है बिकमिंग, ये बिकमिंग के लेखक हैं। बिकमिंग, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरी
योर वॉइस, ए गाइडेड जनरल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस, ये पूरे पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक 2019 के नवंबर में प्रकाशित हुआ था। यह 20 से अधिक कंट्री में प्रकाशित है तो अमेरिका का, लेकिन 20 से अधिक देशों में भी इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये मिशेल ओबामा के नाम से है, यह एक बड़े नाम का है, इसलिए इसके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? मतलब एक ओबीसी आयोग के गठन की घोषणा 1978 में की गई थी। तो आप बतलाइए कि 1978 में किसका सरकार बना हुआ था? तो 1978 में किसका सरकार बना था? जनता पार्टी की सरकार। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। पहली बार ये किसकी सरकार बनी थी? तो जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी। और इस जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग के गठन करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने एक मंडल कमीशन भी बनाया हुआ था, जिसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को इसकी अध्यक्षता दी गई थी। यही मंडल कमीशन जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, इसी मंडल कमिश्नर ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसका दायित्व दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थी, जो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हुए थे, गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन 18, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? 2007 तक एक बैंक था जिसका नाम था यूटीआई, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक्सिस बैंक। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, तो आपको बताना होगा यूटीआई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यूटीआई का नाम कब बदलकर एक्सिस बैंक किया गया? तो 2007 में इसका नाम किया गया। अब यूटीआई का फुल फॉर्म क्या था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस बैंक का नाम था। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1993 में स्थापना हुई थी और 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। यह प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी चैनल यानी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला? पर प्रथम से रिलेटेड, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय पुरुष या प्रथम बार किसने किया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन विविध से काफ़ी आता है और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आरती साहा। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। यह भारत के साथ साथ एशिया की भी प्रथम महिला है जिन्होंने क्या पार किया होता, इंग्लिश चैनल को पार किया था। और यह भारत में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की थी। यह एक प्रसिद्ध तैराक थी जो इंग्लिश चैनल को पार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? यानी भारतीय मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है, यानी किस जगह से भारत के मानक समय को मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। जी हाँ, बिल्कुल वही मिर्ज़ापुर जो आप आजकल देख रहे हैं वही मिर्ज़ापुर है। वहीं से भारत के मानक समय की माप की जाती है, मिर्ज़ापुर से। यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? यह 82.58 पूर्व देशांतर है, यहाँ से भारत की समय को मापा जाता है 82.58। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्वर फाइबर क्रांति, आपको कुछ देर पहले ही श्वेत क्रांति के बारे में मैंने बताया, हरित क्रांति के बारे में मैं बताया, अब आपका आया सिल्वर फाइबर क्रांति। यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सिल्वर फाइबर क्रांति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सही कर पाएंगे। सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ये किससे है? तो ये कपास से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर क्रांति। कुछ और क्रांति जैसे काली क्रांति, तो काली क्रांति किससे होगा? पेट्रोलियम उत्पादों से। गोल्डन फाइबर, जिस तरह ये सिल्वर फाइबर थी तो सिल्वर फाइबर कपास, गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट से होता है। तो दोनों याद करेंगे, सिल्वर फाइबर क्रांति बोलेगा तो कपास बोलेंगे और गोल्डन फाइबर क्रांति बोले तो जूट बोलेंगे। काली क्रांति पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लेख विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? यानी भेदभाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 4 आर्टिकल दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 करके एक मूवी भी आया था जिसमें देखे होंगे आप, कास्टिज्म को करके दिखाया गया, यानी भेदभाव को उसमें
बतलाया गया। तो भेदभाव से रिलेटेड कौन आर्टिकल है? आर्टिकल 15। और यह किसके अधीन आता है? तो यह समता के अधिकार के अंदर आता है। आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, इसी में एक आता है भाग मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो जो समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, जिस तरह अनुच्छेद 14 तो विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म जात नस्ल इसके आधार पर समानता होना चाहिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरी में समानता होना चाहिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए, और अनुच्छेद 18 यह उपाधियों का अंत किया गया। तो ये था इसमें। तो अनुच्छेद 15। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2018 में यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको इंजेम्बल ऑफ मुंबई। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया 2018 में। यह यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किसे मिलता है? और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? यानी किसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है? विटामिन सी का प्रचुर सोर्स यानी रिच सोर्स क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, सबके जुबान पर होगा, ये तो सबका सही होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। जी हाँ, बिल्कुल आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। कुछ और भी फल है, जैसे जो भी खट्टे फल होते हैं रसदार, आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर, टमाटर, पालक, ये से भी विटामिन सी के सोर्स है। विटामिन सी स्किन के लिए, फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन आज का यहीं पे ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर भी था। अगर आप इसे चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एमटीएस नहीं कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 10 से 15 मिनट का एक वीडियो में 25 क्वेश्चन देखते हैं, और 25 क्वेश्चन के साथ जो डिस्क्रिप्शन होगा, एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 डिस्क्रिप्शन था, आपका लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो जाता है। तो एक 25 मिनट के वीडियो में आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन